हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। आज मैं सीएमए फाइनल का जो पेपर नंबर 20 है उसका रिवीजन करवाने वाला हूँ। पेपर नंबर 20 है, उसी का रिवीजन, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैं आज आप लोगों को रिवाइज कराऊँगा। क्योंकि बहुत लोग सीएमए फाइनल का जो भी स्टूडेंट होते हैं वो इस पेपर का क्लास जनरली नहीं लेते हैं और उन लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि ये पेपर कैसे पढ़े। तो आज मैं इंस्टीट्यूट मैथ से ही आप लोगों को फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 आज मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ। आज मैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों को वीडियो रिकॉर्ड करके आज मैं अपलोड कर दूंगा और नेक्स्ट डे या उसके बाद का दिन मैं जो भी रिमेनिंग चैप्टर है, रिमेनिंग 2 चैप्टर, आई विल अपलोड इट। सो टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। जो कि सीएमए ये जो एसपीएम जो स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो पेपर है, पेपर नंबर 20, ये सीएमए फाइनल का लास्ट पेपर है, पेपर नंबर 20। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जैसे देखिए, पहला इसका पॉइंट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट। Performance management is a continuous process of identifying, measuring and developing performance in organization by linking each individual performance and objective of the organization for overall mission and goals। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस कुछ करता है, जो आइडेंटिफाई करेगा, मेजर करेगा, डेवलप करेगा कोई परफॉर्मेंस का ऑर्गेनाइजेशन में, कोई एक इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस मेजर करेगा, और तो इसी को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोला जाता है। आप लोग को मैं एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। ये जो लास्ट टर्म हुआ था सीएमए फाइनल का, उसमें एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ था बट ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं दिया हुआ था। मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया था। ये फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन आया था कि ये फिल इन द ब्लैंक्स था और लिखा हुआ था डास इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड डेवलपिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ हम लोग को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वहाँ पे फिलअप करना था, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया था। आप लोगों को मैं क्वेश्चन कैसा आता है मैं वो भी बताता चलूँगा। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और लिंक टू मिशन एंड गोल्स होता है। मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ सो आप लोगों को अच्छा होगा। देखिए, जैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लिंक टू मिशन एंड गोल्स होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ये दोनों का डिफरेंस भी पूछता है एग्जाम में। 2 टर्म पहले इसका डिफरेंस आया हुआ है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो पहला डिफरेंस है टॉप डाउन असेसमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का है ज्वाइंट प्रोसेस था डायलॉग। परफॉर्मेंस अप्रेजल का फिर है डिफरेंस एनुअल अप्रेजल मीटिंग, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का है कंटिन्यूअस रिव्यू विथ 1 और मोर फॉर्मल रिव्यू। फिर यूज ऑफ रेटिंग, इसका रेटिंग लेस कॉमन, मोनोलिथिक सिस्टम, फ्लेक्सिबल प्रोसेस, फोकस ऑन क्वांटिफाइड ऑब्जेक्टिव, फोकस ऑन वैल्यू एंड बिहेवियर एज वेल एज ऑब्जेक्टिव, ऑप्टेन लिंक टू पे, इसका है लेस लाइकली टू बी डायरेक्टली लिंक टू पे, इसका है कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क, इसका है डॉक्यूमेंटेशन केप्ट टू मिनिमम, इसका डॉक्यूमेंटेशन कम मेंटेन करना पड़ता है। ओन्ड बाय द एचआर डिपार्टमेंट, ये जो परफॉर्मेंस में अप्रेजल होता है, जो चेकिंग होता है ना, अप्रेजल मतलब क्या होता है, आप लोग अप्रेज मतलब चेक करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ आप लोगों का काम कैसा है। तो ये जो एचआर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं कंपनी में, उन्हीं लोग का काम होता है सब करने का। एचआर डिपार्टमेंट करते हैं, ओन्ड बाय एचआर डिपार्टमेंट। और ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो मैनेज करता है, तो मैनेज कौन करता है, जो काम करता है वो ओन्ड बाय द लाइन मैनेजर। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप लोग बाय हार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको तो याद करे बिना कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि दोनों का डिफरेंस, और 10 मार्क्स का पूछता है। सो यू हैव टू रिमेंबर इट। और नेक्स्ट टर्म आता है ये कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल। ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो साइकिल है, इसका याद कर लीजिएगा। जैसे प्लान होता है पहला, दूसरा में एक्ट होता है, मॉनिटर होता है, फिर रिव्यू होता है। और हम लोग कंपोनेंट में आते हैं, कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट।
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या क्या कंपोनेंट है। पहला परफॉर्मेंस प्लानिंग, हो गया। इसके बाद परफॉर्मेंस प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग। पहला परफॉर्मेंस प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग, फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस फॉलोड बाय द पर्सनल काउंसलिंग। और फोर्थ है रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस, फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, और लास्ट वन है पोटेंशियल अप्रेजल। तो इसका ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, परफॉर्मेंस प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग, फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस, रिवार्डिंग द गुड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान एंड पोटेंशियल अप्रेजल। ये सब ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव इसको ऑब्जेक्टिव नहीं तो इसको कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। हाँ, ये बोलता है प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो प्रोडक्टिविटी तो हम लोग जानते हैं कि कितना इनपुट लगाने से हम लोग को कितना आउटपुट गेन होगा। तो प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। मैं आप लोगों को सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि जिससे कि आप लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकें और ये पेपर खुद सेल्फ स्टडी करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एफिशिएंसी क्या होता है। इफिशियंसी कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट। इफिशियंसी दो तरह का होता है, पहला टेक्निकल इफिशियंसी होता है, दूसरा एलोकेटिव इफिशियंसी होता है। ठीक है, द टर्म तो बोलता है कि तो द टर्म इफिशियंसी रेफर्स टू टेक्निकल इफिशियंसी। जैसे कि कोई भी अगर इफिशियंसी का अगर बात करता है तो इफिशियंसी का वो जब वो बात कर रहा है तो वो टेक्निकल इफिशियंसी के बारे में बात कर रहा है। As discussed in the previous section, technical efficiency refers to a firm obtain maximum output from a set of input। कोई भी फर्म मैक्सिमम आउटपुट गेन करेगा फ्रॉम द सेट ऑफ इनपुट। मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द सेट ऑफ इनपुट हो गया टेक्निकल इफिशियंसी। मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। टेक्निकल इफिशियंसी होगा। अब फिर हम लोग एलोकेटिव इफिशियंसी में आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एलोकेटिव इफिशियंसी। A firm chooses the optimal combination of input. When a firm chooses the optimal combination of input from the given level of price and production technology। कोई एक एलोकेटिव इफिशियंसी होता है कि जो एक लिमिटेड या कुछ कॉम्बिनेशन होता है उसमें से जो ऑप्टिमल मतलब अच्छा होता है वही एलोकेटिव इफिशियंसी होता है। When a firm chooses the optimal combination from the set of input from the given level of price of the production technology, allocative efficiency हो गया। और प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी का देखिए यहाँ पे टैब दिया हुआ है कि प्रोडक्टिविटी, ये जो चार्ट बनाया हुआ है इसको भी आप रिमेंबर कर लीजिए। प्रोडक्टिविटी इफिशियंसी का दो पार्ट में डिवीजन किया गया, पहला पार्शियल, दूसरा है टोटल। फिर इसका फ्रंटियर इंडेक्स नंबर, इसका भी फ्रंटियर इंडेक्स नंबर, फिर पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होता है। पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होता है, चेंज इन आउटपुट ओइंग टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट। अगर एक इनपुट लगाने से प्रोडक्शन में कितना चेंज होगा आउटपुट में, वो होता है पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी होता है refers to the change in output owing to change in quantity of more than one input। और अगर एक क्वांटिटी से मोर देन वन क्वांटिटी ऑफ इनपुट लगाने से अगर प्रोडक्शन में कितना आउटपुट का चेंजेस होता है वो होता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। अब नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है ना, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलता है कंपनी का, वो बैलेंस शीट से पता चलता है। तो इसका देखिए बैलेंस शीट का दिया हुआ कि बैलेंस शीट मतलब क्या होता है। तो बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि सिर्फ एक पॉइंट पे मतलब ईयर एंड पे बैलेंस शीट कैसा क्या बता रहा है कंपनी का, मतलब उसका कितना नेटवर्थ है, चाहे उसका कितना लायबिलिटी है, चाहे उसका कितना कैपिटल है कंपनी का, वो बताता है। वो सिर्फ एक दिन मतलब जनरली ईयर एंड जो देखा जाता है 31 मार्च।
अब इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट जनरली पीएल अकाउंट को बोला जाता है। इट रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो एक साल का उसका जो परफॉर्मेंस हुआ है कंपनी का, वो दिखाता है इनकम स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है डिपिक्ट द कैश एक्रूअल फॉर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन, इट कैन बी प्रिपेयर्ड। अरे देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ना, जनरली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन ए कंपनी, उसी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि हम लोग जो भी कंपनी होता है उसको तो मेंटेन करना कंपलसरी होता है, बट कुछ कुछ ऐसा कंपनी होता है उसको कैश फ्लो मेंटेन करना नहीं होता, जैसे कंपलसरी नहीं है, जैसे कि स्मॉल हो गया, डोरमेंट हो गया, ओपीसी हो गया। तो इन लोग को ऑप्शन दिया गया कि आप लोग अगर चाहते हैं कैश फ्लो मेंटेन करना तो करिए, अगर नहीं भी चाहते तो नहीं भी आप कर सकते हैं। तो हो गया कैश फ्लो। ये भी याद कर लीजिएगा, एरिया ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, जैसे वर्किंग कैपिटल का एरिया है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, एक्टिविटी है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है। यहाँ भी ये मेन पॉइंट। ये भी जो क्वेश्चन है ना, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये लास्ट टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस जो पोर्शन दिया हुआ है ना, ये लास्ट टाइम में पूछा हुआ है। जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस दिया हुआ था, मटेरियल यूज्ड भी दिया हुआ था, मॉड्यूल्स ऑपरेंडी भी दिया हुआ था। तो आपको जो चार्ट था वो चार्ट को कंप्लीट करना था। तो मटेरियल ए फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था, ए भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था, आपको इसको टोटल को एक्सप्लेन करना था। तो ये सब अच्छा जो भी चार्ट दिया हुआ है एसपीएम में वो 100% रिटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे मटेरियल यूज हो गया तो इसका दो पार्ट है, एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। जैसे मॉड्यूल्स ऑपरेंडी है, इसका भी दो पार्ट है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। सो ये सब क्वेश्चन आता है, मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। अब जैसे कि ये हो गया टेक्निक एंड टूल्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। अकाउंटिंग टेक्निक क्या क्या टेक्निक है जो कि एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कंपनी अप्लाई करता है। तो पहला रेशियो एनालिसिस अप्लाई करता है, कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस अप्लाई करता है। रेशियो एनालिसिस तो जानते हैं कि जैसे कि कैश रेशियो, क्विक रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बहुत सारा लिक्विडिटी रेशियो जनरली कंपनी यूज़ करता है। अब सेकंड बनाते हैं कॉमन साइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। क्या होता है? एक कॉमन साइज जो रेशियो होता है यूज टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट साइज कंपनी और द सेम कंपनी ओवर डिफरेंट पीरियड। ये जो कॉमन साइज जो रेशियो होता है, अगर एक कंपनी का डिफरेंट पीरियड का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है, चाहे डिफरेंट कंपनी का एक समय फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है, वो होता है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कंपैरिजन करता है डिफरेंट टाइम में एक कंपनी का और चाहे डिफरेंट कंपनी का एक टाइम में। अब तीसरा जो अकाउंटिंग टेक्निक था ना, वो तीसरा है अकाउंटिंग टेक्निक ट्रेंड एनालिसिस। तो अकाउंटिंग टेक्निक कितना है? 3 अकाउंटिंग टेक्निक है। पहला रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस, थर्ड वन इज ट्रेंड एनालिसिस। नाउ आई हैव टू मूव नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, इसका भी पिछले टर्म में ही आया था, बट इसका भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आया था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट दिया हुआ था और इसको आप लोग को ऑब्जेक्टिव चूज करना था कि क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू learn this definition. Supply chain management encompasses the planning management of all activity involving in sourcing, procurement, conversion, logistic management activities. It also includes coordination, collaboration and channel partner with suppliers and intermediaries और third party service provider. जैसे कि और ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है जो इंटीग्रेट करता है सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट विथ इन एंड अक्रॉस कंपनी। जैसे कि ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है वो इंटीग्रेट करता है, मतलब डिमांड और सप्लाई को इंटीग्रेट मतलब मिलाता है। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है ना कि कोई एक प्रोड्यूसर है, कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे कनेक्टेड एक
नेक्स्ट वन क्या आएगा, प्रोड्यूस, वो एक प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर के बाद वो नेक्स्ट सप्लायर चुनेगा, तो सप्लायर के बाद कोई एक बड़ा होलसेलर चुनेगा, होलसेलर के बाद एक रिटेलर चुनेगा, और रिटेलर्स के बाद कस्टमर के पास आएगा सामान। तो हर आदमी को, मतलब हर जो इंसान उसमें जुड़े हुए हैं, चाहे जो पहला हो गया तो प्रोडक्शन वाला हो गया, उसके बाद होलसेलर हो गया, फिर उसके बाद सब रिटेलर आ गया, फिर उसके बाद कस्टमर आ गया। तो हर चीज़ को पता रहता है कितना डिमांड है, तो उसी के हिसाब से सप्लाई होता है, मतलब उतना ही प्रोडक्शन करता है। सिर्फ फिर से यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ अप्रोच यूटिलाइज टू इफिशिएंटली इंटीग्रेट सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, warehouse and stores so that merchandise is produced and distributed in right quantity at right location at right time in order to minimize system। मतलब इंटीग्रेट करता है, आपको बताया ना कि सप्लायर से इंटीग्रेट करता है, मैन्युफैक्चरर से इंटीग्रेट करता है, वेयर हाउस, स्टोर्स, और राइट क्वांटिटी बनाएगा, राइट क्वांटिटी बनाएगा और राइट लोकेशन पे बनाएगा और राइट टाइम पे बनाएगा, सो डैट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज सिस्टम, मतलब मिनिमाइज करेगा कॉस्ट को। ठीक है, सो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट, ये भी याद करने का चीज़ है। कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसका 5 कंपोनेंट होता है, 5 बेसिक कंपोनेंट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। पहला है प्लान, दूसरा है सोर्स, प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर, रिटर्न। प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर, रिटर्न कंपोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर पूछेगा कि कितना होता है, 5 होता है, और 5 बेसिक कंपोनेंट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। पहला सोर्स होता है, पहला प्लान होता है, सेकंड वन इज सोर्स, थर्ड वन इज मेक, डिलीवर, रिटर्न। 5 कंपोनेंट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। और हम लोग नेक्स्ट वन में आ रहे हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? CRM, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CRM बोलते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है कि कोई एक कंपनी है, तो कंपनी या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई एक शॉपकीपर है, तो उसका एक कस्टमर से कैसा उसका रिलेशन है, उसी के बारे में बताता है कि CRM क्या होता है। मतलब एक रिलेशनशिप बिटवीन सप्लायर एंड कस्टमर, व्हाट इज द, तो ये दोनों का जो रिलेशन होता है वही CRM बताता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CRM क्या होता है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट इंटेल्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ ए कंपनी विथ हिज कस्टमर। इंट्रैक्शन करेगा कंपनी विथ हिज कस्टमर, वेदर इट सेल्स और सर्विस, चाहे वो सेल करे चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करे। ठीक है, CRM इज ऑप्टेन थ्रू अस बिजनेस स्ट्रेटजी दैट इनेबल बिजनेस टू, क्या क्या करता है, जैसे देखिए, जैसे जो कंपनी होता है CRM में क्या करता है, नेक्स्ट कलर, अंडरस्टैंड करेगा कस्टमर को, अंडरस्टैंड करेगा कि कस्टमर क्या चाहता है, फिर रिटेन करेगा कस्टमर थ्रू बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर को रिटेन करेगा तो बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। थर्ड वन इज अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, अट्रैक्ट करेगा न्यू कस्टमर को, क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर अच्छा रहेगा कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, तो नॉर्मल सी बात है नया नया कस्टमर ज्वाइन करेगा। विन न्यू क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, डिक्रीज कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट। अब इसका हम लोग पार्ट्स हैं कि CRM का कितना पार्ट्स होता है। पार्ट्स ऑफ CRM का 3 पार्ट्स होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का 3 पार्ट्स होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन, मतलब इसका पार्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज, इसको एनालिटिकल पार्ट्स ऑफ CRM, पहला है एनालिटिकल, दूसरा है ऑपरेटिव, तीसरा है कोलैबोरेटिव। ये नाम याद रखना है। पार्ट्स ऑफ CRM, एनालिटिकल, ऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव। फिर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव फॉर यूजिंग CRM एप्लीकेशन, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ज़रूरत है CRM एप्लीकेशन, मतलब CRM एप्लीकेशन यूज़ करने का किसी कंपनी को। टू सपोर्ट द कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस को सपोर्ट करेगा। टू इंक्रीज
द इफेक्टिवनेस ऑफ डायरेक्ट सेल फोर्स टू सपोर्ट ऑफ बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी, टू सपोर्ट ऑफ बिजनेस टू consumer activities, to manage the call center, to operate in call center, to operate and out call center, to operate full automated। हो गया। आप लोगों को यहाँ पे एडवांटेज वगैरह भी दिया हुआ है इसका एडवांटेज, क्योंकि एडवांटेज पूछता है कि हाँ यहाँ देखिए कि एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ CRM। इसका एडवांटेज क्या है या बेनिफिट क्या है CRM यूज़ करने का ये कंपनी को। तो सेटिस्फाइड कस्टमर डज नॉट कंसीडर लिविंग, जो एक कस्टमर एक बार आपके प्रोडक्ट से अगर सेटिस्फाइड है तो वो आपको कभी छोड़ नहीं सकता है, नेक्स्ट टाइम भी आप ही के पास आएगा वो प्रोडक्ट लेने के लिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू करेंट कस्टमर नीड्स, जो प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट करेगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कस्टमर चाहता है वैसे ही प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करे। ए रैपिड इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है या सर्विस है उसका क्वालिटी में इम्प्रूव करे। द एबिलिटी टू सेल मोर प्रोडक्ट, अगर ऐसा क्वालिटी मेंटेन करता है तो नॉर्मल सी बात है कि सेल इंक्रीज होगा। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग टूल्स, ट्रैवल फ्री रन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, मोर टाइम फॉर कस्टमर। मतलब आप लोग कम से कम 5-6 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। अब आता है कि डेफिनेशन ऑफ CRM रिस्क, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का रिस्क क्या है। जैसे कि ठीक है आप लोग सोचते थे कि मेरा जो कस्टमर है इसका ऐसा क्वालिटी ये चाहता है, बट वो क्वालिटी जो आप चाहते थे वो क्वालिटी वो कस्टमर एक्चुअली चाहता नहीं है, तो ये सब रिस्क है। एंड ओवरबिलिंग 91% ऑफ द responded that risk management is either a very important, 55% is moderately important and 36, मतलब एक परसेंटेज वाइज दिया हुआ है कि कितना हम लोग चाहते थे बट वो कितना चाहता था ऐसे, बट ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो भी लिखा है ना ये अपने मन से लिखा है कि वो क्या चाहता था वो क्या चाहता था, तो ये तो फिक्स नहीं हो सकता ना कि हम क्या चाहते थे चाहे वो कितना चाहता था। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी ये आप लोग देख लीजिए। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, जैसे कि बोलता है कि ओवर द लास्ट 10 years स्ट्रैटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी, जैसे कि इसमें जैसे जो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी बोलता है ना कि जनरली पहले तो हम लोग स्ट्रैटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट यूज़ करते थे, उसमें हम लोग ऐसा करते थे कि जैसे हम लोग ओवरहेड बनाते थे ना, तो ओवरहेड में क्या होता है कि सिर्फ एक पूरा कंपनी एक होता है तो सिर्फ एक ही ओवरहेड को सिर्फ एक ही इसका क्या बोलता है ड्राइवर, जो हम लोग कोस्ट ड्राइवर जो यूज़ करते हैं ना ABC में, मतलब एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में, तो एक ही कोस्ट ड्राइवर से पूरा कंपनी का जो कोस्ट होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं और पर यूनिट का कोस्ट निकालते हैं। बट ये गलत है क्योंकि हम लोग एक ही कोस्ट ड्राइवर से कैसे निकाल सकते हैं, बट जो ABC होता है ना वो पर हेड मतलब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग से उसका कोस्ट ड्राइवर है तो पर यूनिट कोस्ट निकालता है। तो इससे हम लोग पता चलेगा कि हाँ कौन सा डिपार्टमेंट में कितना कोस्ट लग रहा है, और तो इससे हमको पता चलेगा कि कितना कौन सा डिपार्टमेंट में कितना कोस्ट लग रहा है, जिससे हम लोग अपना कोस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी यही बताता है। ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। इसका थोड़ा मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं करवा देता हूँ। जैसे देखिए मैं बोला था ना एक क्वेश्चन आया था, DAS is the system is directed by manager and supervisor but require active participation by employee. Performance management system is directed by manager and supervisor but require active participation by employee. Second one, efficiency. Efficiency is defined in terms of comparison of two component, और जो हाईएस्ट होता है वो प्रोडक्टिविटी लेवल होता है। थर्ड वन इज कॉमन साइज रेशियो आर यूज्ड टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट साइज कंपनी और सेम कंपनी और डिफरेंट पीरियड। और जो एन इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिकल मेजर ऑफ फ्लक्चुएशन। इफिशिएंसी दो तरह का होता है, टेक्निकल इफिशिएंसी होता है, लोकेटिव इफिशिएंसी होता है। रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। Partial factor productivity, it refers to the change in output owing to the change in quantity of one input.
अब यहाँ से MCQ स्टार्ट हो गया। परफॉर्मेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इफिशियंसी, यूटिलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी। इफिशियंसी, यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी होता है। द पर्पस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज, इंटीग्रेट करता है सप्लाई और डिमांड मैनेजमेंट को। इंटीग्रेट मतलब दोनों को मिलाता है, कितना डिमांड होना चाहिए, कितना सप्लाई होना चाहिए। द मेजर डिसीजन एरिया इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है उसका क्या क्या डिसीजन एरिया है? जैसे लोकेशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन्वेंट्री हो गया। लोकेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है ओरिजिनेटेड विद डिसिप्लिन, कौन सा डिसिप्लिन से ओरिजिनेट हुआ सप्लाई चेन मैनेजमेंट? वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट मार्केटिंग से है, क्योंकि जितना डिमांड होता है उतना ही सप्लाई होता है, तो वो मार्केट से रिलेट करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट वन ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? CRM में कौन सा इसमें नहीं है? तो देखिए ये तो है ABA, ए थर्ड वन इज नोट देयर, डिफाइन इंफॉर्मेशन नीड्स एंड फ्लो। अब ऑपरेशनल CRM का ऑपरेशनल CRM क्या होता है? जैसे हम लोग CRM पर इतना, तो CRM कितना पार्ट होता है CRM का, कस्टमर रिलेशनशिप का, मैनेजमेंट का कितना पार्ट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशनल CRM, एनालिटिकल एंड कोलेबरेटिव, 3 पार्ट होता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ कि ऑपरेशनल CRM क्या होता है? ये सपोर्ट करेगा ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शनल प्रोसेस, सपोर्ट ट्रेडिशनल ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग, सपोर्ट करेगा डे टू डे फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, फिर सपोर्ट करेगा ऑपरेशन दैट डील विद द कस्टमर। सो इसका पूरा आंसर होगा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या बताता है? acquiring the customer, acquiring the right customer, instituting the best practice, motivating the employee। फिर नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, मैक्सिमाइज लॉयल्टी। क्या बताता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर कोई कस्टमर अगर लोयल हो गया आपके ऊपर, लॉयल्टी हो गया, तो कस्टमर रिलेशन CRM है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एन इनपुट इनटू ए ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसका आंसर, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। A supply chain management is the design of seamless value added process came across boundaries to meet the real needs in customer। जो रियल नीड्स मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही सप्लाई होगा, तो जितना नीड्स होगा उतना प्रोडक्शन करता है, इसलिए वो होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अकाउंटिंग टेक्निक? अकाउंटिंग टेक्निक क्या क्या होता है? 3 अकाउंटिंग टेक्निक आप लोग बताए थे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेशियो एनालिसिस, सेकंड वन में बताया था कॉमन सेंस फाइनेंशियल एनालिसिस, थर्ड वन इज ट्रेंड एनालिसिस, तो ये नहीं होगा। 19 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट? कॉम्पोनेंट क्या बताया था मैं? 5 कॉम्पोनेंट बताया था। 5 कॉम्पोनेंट इज देयर इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। प्लान बताया था, प्लान, सोर्स तो यहाँ पे नहीं है, प्लान, सोर्स, मेक भी नहीं यहाँ पे, मेक, डिलीवर बताए थे, डिलीवर है, रिटर्न है, तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा। ठीक है। अब लास्ट वन इज देयर सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनकैपेसिटी द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्वड इन सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट, कन्वर्जन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज। सो एक पूरा होगा ऑल ऑफ द एबव। सो चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीटेड। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो चैप्टर नंबर 2 का होगा। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मैं कंपनी लॉ है ना, कंपनी लॉ हो गया, चाहे पोस्ट ऑडिट हो गया, जो कि CMA फाइनल का लोग को जो पोस्ट ऑडिट होता है जनरली किसी क्लास मिलता नहीं है, तो मैं पूरा पोस्ट ऑडिट मैं आप लोगों को YouTube पे डाल दूंगा, पूरा पोस्ट ऑडिट और पूरा SPM और बिजनेस वैल्यूएशन का जो भी थ्योरी पोर्शंस है और वो भी मैं डालूंगा। सो अगर आप लोगों को मेरा क्लास अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करें और प्लीज़ लाइक करें और इससे भी ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।